तो चलिए दोस्तों आए चलते हैं आज की ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं बड़ी अपडेट की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दम झोंक रही है सपा, चुनाव के लिए जारी किए पक्के वादे। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यानी सपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने पक्के वादों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं पाने के कारण सपा मध्य प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने पर विचार कर रही है। वहीं सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक बयान में बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के पक्के वादे जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव घोषणा पत्र नहीं बल्कि वादों की सूची है। वहीं पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के बाद सपा प्राथमिकता के आधार पर उन वादों पर अमल कराने को प्रतिबद्ध रहेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सवाल पर किए गए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के तहत कांग्रेस से तालमेल की सभी संभावनाएं खत्म हो गई। और सपा प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है और राज्यसभा यानी विधानसभा चुनाव में इस बार अमल करने में दिक्कत हो रही है। चूँकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, इसीलिए सपा भी अब 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने पर विचार कर रही है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए को मंजूरी मिली और खाते में आएगी मोटी रकम। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि इधर केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी आ गई है। वहीं महीनों से डीए हाइक को लेकर चल रहा है, इंतज़ार खत्म हो चुका है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 4% डीए और डीआरए बढ़ाने का फैसला किया गया। हालांकि इस पर आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है और बढ़े हुए डीए का फायदा कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। अभी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 42% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि अब बढ़कर 40% हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए सरकार ने बड़ी ऐलान कर दी है और अक्टूबर की बढ़ी हुई सैलरी के साथ ही कर्मचारियों को 3 महीने के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिली है। दरअसल इस बार कई मीडिया रिपोर्ट में 3% डीए हाइक का दावा किया गया था और इसके बाद कर्मचारियों के संगठन ने 4% डीए बढ़ाने की मांग की थी। इस बढ़ोतरी का फायदा 48 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस बार की तरह इस बार भी नवरात्रि के दौरान दशहरे से पहले कैबिनेट ने डीए हाइक पर मंजूरी देकर अक्टूबर की सैलरी में बढ़ा दिया, पैसा मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। और डीए डीआरए हाइक के कारण सरकारी खजाने पर करीब 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। साथ ही दोस्तों इस बार के सैलरी में डीए एरियर के अलावा कर्मचारियों को एडहॉक बोनस भी दिया जाएगा और इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को दिवाला का सालाना बोनस भी दिया जाएगा। ऐसे में इस बार सैलरी के साथ अच्छी खासी रकम आएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं बड़ी अपडेट की ओर। आजम खान को पत्नी बेटे समेत 7 साल की सजा, बर्थ सर्टिफिकेट मामले में बड़ा झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि इधर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी कड़ी में रामपुर की अदालत ने आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फतिमा और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। वहीं जानकारी के मुताबिक तीनों कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे और यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था। साथ ही दोस्तों क्या है पूरा मामला, इस पर आइए आपको बताते हैं कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट रखने का आरोप लगा है और एक सर्टिफिकेट 28 जुलाई 2012 को जारी हुआ, जो कि रामपुर नगर पालिका ने जारी किया और इसमें से अब्दुल्ला के जन्म स्थान
के रूप में रामपुर को दिखाया गया, जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया और इसमें अब्दुल्ला के जन्म स्थान को लखनऊ दिया गया था। और इतना ही नहीं, अब्दुल्ला आजम पर भी पहले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पासपोर्ट लेकर विदेश जाने का आरोप भी है। वहीं सरकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यह मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था। इसके बाद स्वार स्वीट ने उसका चुनाव रद्द कर दिया गया और 2017 में विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट में केस दाखिल हुआ था। वहीं तीनों पर धारा 420, 467 और 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट ने अब इसी मामले में 18 अक्टूबर को ही तीनों को दोषी करार दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं बड़ी अपडेट की ओर। राहुल गांधी का अडानी पर बड़ा आरोप, कहा महंगी बिजली के लिए अडानी जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी ग्रुप पर बड़ा हमला बोला है और 32,000 रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए महंगी बिजली के लिए जिम्मेदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं राहुल गांधी ने अडानी और कोयले की बढ़ती कीमत से जुड़ी फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और भारत पहुंचने पर कोयले की कीमतों में दोगुनी हो जाती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि कोयला का गलत दाम दिखा, बिजली की कीमतें बढ़ाकर अडानी ने दोनों की जेब से 12,000 करोड़ रुपए वसूले हैं और बिजली की बढ़ती कीमत के पीछे अडानी। हैरानी की बात है कि मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाती है। ऐसे खबर से लेकर सरकार को गिर जाती है और हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि अडानी कीमत बढ़ा रहे हैं और पीएम चुप क्यों है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि याद रखिए, जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं तो अडानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपकी जेब से पैसे लेते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा और अडानी को बचाने का आरोप भी लगाया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं बड़ी अपडेट की ओर। आखिर महबूबा मुफ्ती ने क्यों किया नजियों का जिक्र, बोली इजराइल वही नरसंहार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इधर इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इजराइल बिल्कुल वही नरसंहार कर रहा है जो नजिया ने उनके साथ किया था। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो भी मुस्लिम देशों को इस गंभीर अन्याय को जरूर देखना चाहिए और फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत है। वहीं अमेरिका जैसे देशों को आगे आने की ज़रूरत है। वहीं पीडीपी मुख्यालय में महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बातें कही कि दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जिस तरह से सलूक होलोकॉस्ट में इजराइल के लोगों के साथ हुआ वही नाजिया ने किया था, वही सलूक इजराइल आज फिलिस्तीन के साथ कर रहा है। फ़र्क इतना है कि होलोकॉस्ट में गैस चैम्बर इस्तेमाल होते थे और आज बम इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें से छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं सबको मार दिया जाता है और इसको जेनोसाइड कहा जाता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमें अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, फिर शिकायत करते हैं कि दुनिया में आतंकवाद बढ़ रहा है। वहीं आतंकवाद बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है जो फिलिस्तीन का इश्यू हाल ही नहीं किया जा रहा है, जो कि फिलिस्तीन की ज़मीन जिस पर दिन व दिन इजरायली काबिज होते जा रहे हैं, जो फिलिस्तीन को वापस मिलने के बजाय उनके कत्ल किए जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि मेरा मानना है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों और इस्लामिक मुल्क को इस वक्त मदद के लिए सामने आना चाहिए, क्योंकि उनकी बिजली बंद है, उनका खाना बंद है और उनकी सारी सप्लाई बंद है और दवाइयाँ भी बंद है और सब कुछ बंद है। तो ऐसे में मुस्लिम मुल्कों को मदद के लिए सामने आना चाहिए, वो नहीं कर रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो दुनिया में अमन को खतरा होगा
मेरा यह मानना है कि फ़िलिस्तीन मामले को हल करने का समय आया है और इस पर हल करना चाहिए। अगर दुनिया में शांति कायम करनी है तो ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं बड़ी अपडेट की ओर। गाजा अस्पताल पर मिसाइल अटैक से 500 की हुई मौत। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले तय होनी चाहिए जवाबदेही। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच रात गाजा के एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला हुआ, जिसमें से करीब 500 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की सूचना है। इस हमले को लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच इजराइल ने इस हमले को लेकर हमास पर आरोप लगाया है कि जवाबी कार्रवाई में हमास और फिलिस्तीनी इजराइल को दोष दे रहे हैं। वहीं दुनिया भर के नेता भी इस हमले की आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाजा अस्पताल में हुई मौतों पर दुखद